नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 24 अप्रैल से भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह सील, पैदल आवाजाही पर भी लगी है रोक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब चीन पर नहीं रहा कोई निर्भर, सरकार के इस फैसले से बदल जाएगा टेलीकॉम सेक्टर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव का, पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर दीदी ने की बड़ी गड़बड़ झाला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 24 अप्रैल से भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से सील, पैदल आवाजाही पर भी रोक। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल की सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ते कोरोना और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें भारत की तरफ से 50वीं वाहिनी एसएसबी एवं नेपाल पुलिस ने बीओपी पर सुरक्षा को लेकर मीटिंग की गई। इस बैठक में 24 अप्रैल से भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से आवाजाही को रोकने का निर्णय लिया गया है। एसएसबी 50वीं दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों की बैठक हुई। दोनों देशों ने माना कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा भारत में हो रहे त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए दोनों देशों के बीच आपसी तालमेल बेहद आवश्यक है। कार्यवाहक सेना नायक विक्रमजीत ने कहा कि बिना दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर तालमेल के पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। वहीं पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार ने कहा कि 24 अप्रैल से ही भारत नेपाल की सीमा में पूरी तरह से सील कर दी जाएगी और पैदल आवाजाही पर भी रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा परंपरागत एवं गैर परंपरागत मार्गों पर सुरक्षा जवानों की नजर रहेगी। भारत नेपाल की बढ़ती सीमा पर एसएसबी एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से गश्त किया। पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए एसएसबी एवं आबकारी विभाग ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर गश्त किया। इस दौरान सीमाई क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। सीमा क्षेत्रों में रह रहे लोगों से अपील भी की कि किसी भी प्रकार की अवैध एवं संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दें, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले किसी भी राष्ट्र एवं समाज विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब चीन पर नहीं रहना होगा निर्भर, सरकार के इस फैसले से बदल जाएगा टेलीकॉम सेक्टर। जी हां दोस्तों, टेलीकॉम जगत को नए शिखर पर ले जाने के मकसद से जल्द ही इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना लागू की जाएगी। ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए होगी। दूरसंचार विभाग एक हफ्ते के अंदर इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। सरकार के इस फैसले से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे चीन पर भारत की निर्भरता खत्म होगी। टेलीकॉम क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लागू करने का मकसद लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करना है। इस मसले पर दूरसंचार उपकरण कंपनियों एरिक्सन और नोकिया ने भारत में अपने काम में विस्तार की इच्छा जताई है। वहीं सैमसंग, सिस्को, सिएना और फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल कंपनियों ने भी भारत में घरेलू बाजार और निर्यात के लिए दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने में रुचि दिखाई है। 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दूरसंचार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पीएलआई योजना के लागू होने पर इसमें 2.44 लाख करोड़ रुपए के उपकरणों के विनिर्माण की उम्मीद है। इससे करीब 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे करीब 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश मिलने की उम्मीद है। ये राजस्व को भी फायदा पहुंचाएगा। इससे करीब 17,000 करोड़ रुपए के कर राजस्व का लाभ होने की उम्मीद है। 12 करोड़ से ज्यादा होगा खर्च। दूरसंचार विभाग के अनुसार इस प्रोजेक्ट के तहत 5 साल में 12,195 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि दूरसंचार और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए पीएलआई योजना को 24 फरवरी 2021 को नोटिफाई किया था। सरकार पहले ही दूरसंचार पीएलआई को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। ऐसे में इसके क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइंस, आवेदन फॉर्मेट और इंसेंटिव आवंटन के साथ तैयार कर लिए गए हैं। इसे 1 हफ्ते के अंदर जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर दी जाएगी। चीन से आयात होता है काफी सामान। भारत ज्यादातर चीजों के लिए चीन पर निर्भर है। वह अपने कुल आयात का लगभग 13.7% चीन से करता है। इसमें मुख्य रूप से रसायन, मोटर वाहनों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम संबंधित उपकरण, फार्मास्यूटिकल सामान शामिल हैं। चीन से भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबसे अधिक आयात की जाने वाली वस्तु हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान इनका कुल आयातित मूल्य $20 बिलियन था, जिसके बाद मशीनरी का कुल आयात $13.4 बिलियन था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल पोल्स, पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर दीदी ने किया बड़ा गड़बड़ झाला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच बंगाल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। वर्धमान में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने विधानसभा चुनाव के 4 चरणों में इतने चौके और छक्के लगाए कि भाजपा ने शतक पूरा कर लिया है। बंगाल में 17 को 5वें चरण का मतदान
पीएम मोदी ने कहा कि नंदीग्राम में ममता क्लीन बोल्ड हो गई हैं। बंगाल के लोगों ने दीदी की पूरी टीम को मैदान छोड़ने के लिए कह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी को पता है कि सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद वाम की वापसी नहीं हो सकी, आप भी कभी वापसी नहीं कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के करीबी नेता द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी कहकर अपमानित करने से बाबा साहिब अम्बेडकर की आत्मा को चोट पहुंची होगी। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी और उनके गिरोह की बात ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल्ड कास्ट के मेरे भाइयों और बहनों के खिलाफ ऐसा घृणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई नेता ऐसे बयान दे सकता है? दीदी, आपने ये अच्छा नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी, ओ दीदी, आपको गुस्सा करना है तो मोदी पर करिए, आपको गाली देनी है तो मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, टोकरा भर भर के गाली दीजिए, लेकिन बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमयी पहचान का अपमान मत करिए। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में बंगाल के लोगों की जो सबसे बड़ी पीड़ा रही है उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। ये पीड़ा है बंगाल में दीदी का कुशासन। दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी ने 10 साल तक माँ, माटी, मानुष के नाम पर बंगाल पर राज किया है, लेकिन इन दिनों सभा में माँ, माटी, मानुष नहीं बल्कि मोदी 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 करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि कहीं अपना सामान ले जाना है, अपना सामान लाना है तो टीएमसी को कट मनी दो, किसी को अपना सामान बेचना है तो टीएमसी को कट मनी दो। उन्होंने कहा कि दीदी ने बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर बहुत बड़ा गड़बड़ झाला किया है। जन्मदिन मनाना है तो टीएमसी से पूछो, घर बनाना है तो टीएमसी को कट मनी दो, राशन लेना है तो टीएमसी को कट मनी दो। उन्होंने कहा कि धान का कटोरा कहे जाने वाला हमारा बर्धमान, यहाँ के लोग आज मूल सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आज़ादी के शुरुआती वर्षों में जो नहरें बनी उसकी सही देखरेख तक यहाँ की सरकारें नहीं कर पाई। नई नहरें बनाना कभी दीदी की प्राथमिकताओं में रहा ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी पर अमित शाह का निशाना, कहा हिंसा के लिए जिम्मेदार, बंगाल की जनता से माफी मांगे दीदी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सूबे में 4 चरणों के मतदान और शेष हैं। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रविवार को बंगाल के कई इलाकों में जनसभाएं और रोड शो करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही बंगाल में सरकार बनाने का दावा भी किया। अमित शाह ने चौथे चरण के चुनाव को लेकर कहा कि चौथे चरण के बाद बीजेपी की क्या स्थिति है ये आज रात फीडबैक लेने के बाद मैं बता सकता हूं। आज तक से खास बातचीत में करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी गन और गुंडों की बात करती हैं, लेकिन उनके इस तर्क को उनके अलावा कोई और नहीं मानता। ममता कुछ भी कहें, हम सुनार बांग्ला, तुष्टीकरण की राजनीति और घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई को लेकर आगे चलेंगे। 2 मई को दीदी को पता चल जाएगा, दीदी ने की तुष्टीकरण की राजनीति। अमित शाह ने कहा कि 2017 से ही हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में हमें 18 सीटें मिली थी, जो लगभग 50% था। इस बार हम लोग 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। पिछले 20 सालों से दीदी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, इसी वजह से बीजेपी चुनाव जीत रही है। वहीं दूसरी तरफ पकड़े जाने पर वह कह रहे हैं कि बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। उनकी दोनों बातों में विरोधाभास है। उन्होंने बशीरहाट में आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को मैं अब तक 4 सीटों का प्रचार कर चुका हूं। 2019 लोकसभा चुनाव में हम इन 4 सीटों पर 20 से 50 हजार पीछे थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार ये 4 सीटें हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कुछ भी कहें, हम अपने सोनार बांग्ला से लेकर CAA को लागू करने की घोषित एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीदी कुछ भी कहे, लेकिन 2 मई बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल समेत इन राज्यों में हो सकती है तेज बारिश, जाने दिल्ली, बिहार और यूपी का हाल। जी हां दोस्तों, देश भर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू अपना प्रकोप दिखाने लगी है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। IMD के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ 14 से 17 अप्रैल के बीच रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 से 5 दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। झारखंड में भी अगले 2 दिन में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण में स्थित तमिलनाडु, केरल, माहे और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में 14 और 15 अप्रैल को धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा, अमेरिका ने की जंगी जहाज भेजने की तैयारी, यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात। जी हां दोस्तों, यूक्रेन सीमा के पास रूस ने अपना सैन्य जमावड़ा एक सप्ताह में बढ़ा दिया है। उसने यूरोप से लगे यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। जर्मनी की अपील के बाद भी रूस ने डोनबास और वोरोनेक और क्रासनोडर में तैनात की गई तोपों को पीछे नहीं किया है। इसके चलते यूरोप में हाई अलर्ट जैसे हालात हैं। उधर अमेरिका ने भी काला सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर ली है। खुफिया समूह द कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस के एक विश्लेषण के मुताबिक क्षेत्र में साइबेरिया की तरफ से दूर से आने वाले सैन्य वाहनों के काफिले तेजी से बढ़े हैं। रूस ने पूर्वी डोनबास के वोरोनेक और क्रासनोडर में हजारों सैनिक टैंक और मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रूसी समर्थकों वाले डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र में भी रूस ने विद्रोह भड़काने की तैयारी कर रखी है। सैटेलाइट व सोशल मीडिया में आई तस्वीरें बताती हैं कि पूरे विवादित इलाके में रूस ने यूक्रेन को घेर लिया है। यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार शाम की सीमाई क्षेत्रों का दौरा भी किया। उधर रूसी संसद के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में हालत बेहद अस्थिर है। उन्होंने चेताया, क्षेत्र में यूक्रेन को लेकर जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने चीन को फिर चिढ़ाया, एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फीबियस युद्धपोतों के साथ किया अभ्यास। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास किया है। इसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट अपने पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ हिस्सा लिया। इसके अलावा मार्किन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप में शामिल जहाजों ने समुद्री किनारों पर तेजी से हमला करने की ताकत को भी प्रदर्शित किया। अमेरिकी नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि दोनों स्ट्राइक ग्रुप्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक साथ युद्ध अभ्यास किया है। इसका मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र परिवहन और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। वहीं विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में चीन को उकसाने के लिए लगातार ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। चीन ने भी इस क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया हुआ है। इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात है, जो हिंद महासागर सहित आसपास के इलाकों में लगातार गश्त करता रहता है। इस बेड़े में शामिल युद्धपोत इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और संघर्ष को रोकने के लिए 35 देशों के साथ युद्ध अभ्यास में भी शामिल होते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर रियर एडम डॉग बेरसिमो ने कहा कि हमने मैकिन आइलैंड एम्फीबियस रेडी ग्रुप के साथ मिलकर अपनी हमलावर क्षमता को परखा है। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को CVN 71 के नाम से भी जाना जाता है। इस पर कैरियर एयरविंग तैनात रहती है, जिसमें 50 के आसपास विमान शामिल होते हैं। टिकोनडेरोगा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS बंकर हिल, डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन 23 और अर्लबुर्ग क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रसेल शामिल हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा इन युद्धपोतों के साथ ही सफर करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा को 200 सीटें दिलाकर ममता बनर्जी को फेयरवेल दें, बशीरहाट में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बंगाल की जनता से भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फेयरवेल दें। इसके साथ ही उन्होंने बीते 10 अप्रैल को कूच बिहार के एक मतदान केंद्र पर हुई हिंसा में मारे गए लोगों के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आपसे एक अपील करने आया हूँ। दीदी ने बंगाल में 10 सालों तक शासन किया, क्या उन्हें एक छोटी विदाई देना अच्छा लगेगा? इसलिए आपको चाहिए कि भाजपा को 200 सीटें दिलाकर उन्हें विदाई दे। अमित शाह ने कहा, ममता दीदी आजकल बौखलाई हुई हैं, एक ही बात करती हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे। दीदी, जब जनता मुझे कहेगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आप इस्तीफा तैयार रखो, 2 मई को आपको इस्तीफा देना होगा। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के पोलिंग बूथ पर हिंसा के लिए अमित शाह ने ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, चौथे चरण के चुनाव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। कुछ युवाओं ने दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया, सुरक्षा बलों के हथियार छीनने का प्रयास किया। सुरक्षा बलों को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवा चली गई। कुछ दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेर लो। दीदी, आप तो ऐसा कहकर चली गई, लेकिन आपके भाषण के कारण 4 युवाओं की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उसी विधानसभा में उसी सुबह भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तृणमूल के गुंडों ने सुबह 7:30 बजे गोली मारकर हत्या की। दीदी, आप 4 लोगों के लिए तो हाय तौबा करती हैं, लेकिन भाजपा के जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई उसके लिए आपके आंसू ने बंगाल के कानून व्यवस्था पर को लेकर भी ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभी बंगाल में दीदी के राज में 3 कानून चल रहे हैं। एक कानून है भतीजे के लिए, जिसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा कानून है घुसपैठियों के लिए, जिसमें भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तीसरा कानून है आम लोगों के लिए है, जिसके लिए सारी सजाएं बनी हैं।
भाषण के आरंभ में भी उन्होंने दावा किया कि 2 मई को सुनार बांग्ला की शुरुआत होगी। अमित शाह ने कहा, बंगाल का जो नववर्ष शुरू होने वाला है उसकी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। 14 अप्रैल को नया साल शुरू होगा और 2 मई को सुनार बांग्ला की शुरुआत होगी। आगे वे बोले, कुछ दिन पहले तृणमूल की नेता ने बयान दिया कि दलित समाज के भाई बहन स्वभाव से भिक्षा मांगने वाले होते हैं। दीदी, ये लोग गौरव के साथ रहते हैं और आप इनका अपमान कर रहे हो। दीदी, थोड़ी भी शर्म बची है तो उसे नेता को आज ही आप बेदखल कर दो। उन्होंने इस चुनाव को महिला शक्ति और तृणमूल के बीच का चुनाव बताया। गृह मंत्री ने कहा, ये चुनाव बंगाल की माताएं बहनें, महिला शक्ति और तृणमूल के बीच का चुनाव है। बंगाल का युवा, बंगाल का व्यापारी, बंगाल का गरीब, बंगाल का किसान तृणमूल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल की जनता दीदी की विदाई करने के लिए तैयार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव में 5वें चरण के मतदान से पहले मोदी शाह की ताबड़तोड़ रैलियां, पहली बार एक साथ आएंगे नजर। जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनाव जीतने की लड़ाई जारी है। चुनावी घमासान के बीच 4 चरण में मतदान पूरे हो चुके हैं। राज्य में 8 चरणों में मतदान होना है और इसकी आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब 5वें चरण का मतदान होना है, जिससे पहले पार्टियां अपने प्रचार में किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दे रही हैं। भाजपा भी अपने प्रचार पे पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 5वें चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री पूर्व वर्धमान जिले के तालितसाई सेंटर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वह दोपहर 1:40 पे नादिया जिले में कल्याणी विश्वविद्यालय के मैदान और उत्तर 24 परगना जिले के बारासात क्षेत्र में 3:10 पर रैलियां करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:30 बजे कलिम्पोंग जिले में एक रोड शो करेंगे। रैली के बाद वह जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी क्षेत्र और हेमताबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका सिलीगुड़ी में एक रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल में बैक टू बैक रोड शो का आयोजन किया और कई जनसभाओं को भी संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में पहले 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। चौथे दौर के मतदान के दौरान कूच बिहार में एक मतदान केंद्र पर हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर सत्तारूढ़ टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने कूच बिहार में मतदान केंद्रों पर 2 बार आग लगाई, जहां लोग अपने वोट डाल रहे थे। कूच बिहार में आधिकारिक सूत्रों ने गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। पहले 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। चल रहे चुनावों के 5वें और 6ठे चरण 17 अप्रैल और 22 अप्रैल को होंगे। मतों की गिनती 2 मई को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, तृणमूल कांग्रेस पर की कार्रवाई करने की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सोच कमजोर तबकों, दलितों, समाज के वंचित आवेदकों के प्रति उनका राजनीतिक शोषण करने की रही है। यह पूरा देश जानता रहा है, लेकिन पार्टी के उम्मीदवार के बयान से साफ हो जाता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि कुछ लोग अभाव से भिखारी होते हैं, कुछ लोग स्वभाव से भिखारी होते हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के शेड्यूल कास्ट के लोग स्वभाव से भिखारी हैं। ममता दीदी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन चंद पैसों के लिए वे बीजेपी के हाथों में बिक गए हैं। ममता दीदी के उम्मीदवार ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को भिखारी कहकर के उनका स्वाभिमान को गाली दी है और यह एक बहुत बड़ा भी क्रिमिनल एक्ट है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। प्रतिनिधि मंडल का आरोप है यह सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 125 का क्रिमिनल वायलेशन है। यह तृणमूल कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। इसलिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है, जिस व्यक्ति ने इस तरह का बयान दिया उनके खिलाफ और जिस पार्टी से संबंधित है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधि मंडल में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल, हंसराज हंस और दुष्यंत गौतम भी मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया जापान के बीच इस महीने के अंत में होगी 2+2 टॉक्स। चाइना के खिलाफ तैयार हो सकती है प्रभावी रणनीति। जी हां दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत और जापान जल्द ही एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक इस महीने के अंत में टोक्यो में होगी। बैठक में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, रक्षा मंत्री किशी नोबुओ, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में चीन से निपटने की रणनीति तैयार की जा सकती है। बीजिंग भारत और जापान दोनों के लिए ही परेशानी की वजह बना हुआ है। चाइना की होगी पैनी नजर। हमारे सहयोगी वेबसाइट बियॉन्ड के अनुसार भारत और जापान के बीच यह दूसरी 2+2 वार्ता है। पहली बैठक 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। खास बात यह है कि क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन के बाद भारत और जापान के नेता मिल रहे हैं। इस बैठक में रणनीतिक और सामरिक हितों पर चर्चा हो सकती है। इस अहम बैठक पर चीन की पैनी नजर होगी। वो यह जानना चाहेगा कि भारत और जापान उसके खिलाफ क्या कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। एशिया निक्केई के मुताबिक 2+2 बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसे समय
हो रही है जब चीन ने विवादित पूर्व और दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के मंत्री रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। जापान और भारत ने पिछले वर्ष दोनों देशों के सैनिकों को भोजन और ईंधन उपलब्ध कराने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जानकारों का मानना है कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूती देने के लिए कुछ दूसरे समझौतों पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले हुए क्वाड देशों के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य देशों ने खुले और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया था। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य देश। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।